मंजू जी। अच्छा, ठीक है, पायल जी आप ही बता दीजिए। सुश्रुत जी ने। आचार्य सुश्रुत जी ने। और वाग्भट या चरक, इन दोनों ने औषधि ग्रंथ लिखा था, लेकिन इन दोनों में से इन्होंने जो ग्रंथ में लिखा था वो बहुत सिंप्लीफाई करके फिर लिखा था। इनकी लैंग्वेज कॉमन पीपल के लिए आसान थी समझने के लिए। वाग्भट जी। वाग्भट जी की। वेरी गुड। फिर डेफिनेशन जो है या ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद चरक संहिता के हिसाब से क्या है, कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड। ऐसे करते हैं कि आप प्लीज हैंड रेज कीजिए, दैट वुड बी इजी आई गेस। किसी को नहीं पता, किसी को याद ही नहीं है? ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद का उद्देश्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बताइए पायल जी। आयुर्वेद का उद्देश्य है कि जैसे निरोगी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, और एक दूसरा था, एक तो निरोगी रहने के लिए था और कोई बीमारी न होने के लिए, मतलब स्वस्थ जीवन जीने के लिए। मैम Okay. 3 दोषों को बैलेंस करना। हाँ, हम लोग चरक संहिता के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो दो है, दो चीजें बताई हैं, ठीक है, कि वन हु इज हेल्दी टू मेंटेन हिज हेल्थ, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो हेल्दी व्यक्ति है, उसकी हेल्थ अच्छे से बनाए रखने के लिए, और दूसरा है कि जो जिसे कोई रोग हो गया है तो उस रोग को या उस इलनेस को दूर करना, टू रिमूव द इलनेस और द हेल्थ इशू ऑफ द वन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीज। ये दो चरक संहिता के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स है। उसका श्लोक नंबर क्या है? 30.24, 30.26, 30.28। 23 वाला 20। मैम एक बार रिपीट करिए। इसका श्लोक नंबर मुझे बता दीजिए। प्रयोजनम चाश्च स्वास्थ्यस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका श्लोक नंबर कौन सा है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। मैम 3026। यस, 3026। वेरी गुड। अभी चरक संहिता के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया। ओके, ऑब्जेक्टिव। डेफिनेशन ऑफ स्वास्थ्य चरक ऋषि के हिसाब से क्या था? बड़ा शॉर्ट डेफिनेशन है स्वास्थ्य का, और बहुत सिंपल, वेरी सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ स्वास्थ्य एज पर चरक ऋषि। सो व्हाट वाज दैट डेफिनेशन? रेज योर हैंड इफ यू नो इट। जी काजल जी। वात, पित्त और कफ, इन तीनों को सम करना। हाँ, बैलेंस। हाँ, हाँ। जब ये तीनों सम मात्रा में होते हैं तो तो चरक जी के हिसाब से उस इंसान को स्वस्थ कहा जाता है। सो उनकी definition is very small, precise and very clear that when all these three doshas are in a balanced state, that means a person is healthy. और इसमें कोई अगर imbalance हो जाए, इसका मतलब he is suffering from a particular disease. इतना सिंपल था। अभी सुश्रुत जी के हिसाब से क्या डेफिनेशन था? किसी को अगर श्लोक याद हो तो वो श्लोक रिसाइट कर दे। दैट श्लोक यू हैव टू लर्न। आपको लर्न करना है श्लोक, और श्लोक नंबर भी। किन्हीं को अगर याद हो तो मुझे बता दीजिए। अनुराधा जी बताइए। मैम मुझे याद है, एक मिनट, हैंड रेज नहीं हो रहा था। याद है मैम। समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना इत्यभिधीयते, ऐसा कुछ है। इत्यभिधीयते परफेक्ट है। सिर्फ जो सेकंड लाइन है उसमें स्वस्थ इत्यभिधीयते है। व्हाट इज द श्लोक नंबर? मैम 50 50 मैम 50 का 41 41 राइट, 41। तो अभी मुझे एक एक करके आप लोग बता दीजिए, ठीक है? रेज योर हैंड। सबसे पहले इस श्लोक में क्या कहा गया है? सम क्या होना चाहिए? जी प्रज्ञा जी बताइए। टेल मी प्रज्ञा जी, व्हाट शुड बी इन द बैलेंस स्टेट? द फर्स्ट थिंग दैट इज Kapha, Pitta, three dose. so all the three doshas should be in a balanced state. Yes. तीनों दोष बैलेंस स्टेट में होने चाहिए। सेकंड उन्होंने क्या बताया है?
रहेशा जी, मैम समाग्नि। समाग्नि यानी हमारे बॉडी में जो 13 अग्नि है वो बैलेंस होने चाहिए. The 13 agnis are bodies, they should be in a balanced state, some state. What is the third point that Sushruत ji has mentioned in this श्लोक? सरिता जी बता दीजिए. मैम आत्मा, इंद्रियां और मन. नहीं, दोष हो गया, अग्नि हो गया, अभी तीसरा क्या बचा है? सम धातु। सम धातु मैम, धातु जो 7 धातु होती है, सप्त धातु होती है, वो सम होना चाहिए. और मल क्रिया जो है वो अच्छी होनी चाहिए. Okay, हाँ, मल क्रिया अच्छी होनी चाहिए. Also should be in a proper way. After that, then he talks about, उसके बाद वो बताते हैं 3 चीजों के बारे में जो अभी बोल रहे थे कि प्रसन्न. तो प्रसन्न कौन सी 3? आत्मा, इंद्रियां और मन. प्रसन्न. ये सीक्वेंस करेक्ट? इज द सीक्वेंस करेक्ट? Yes, ma'am. Atma, Indriya, Man. आत्मा इंद्रिया. हाँ, वेरी गुड. प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन. वेरी गुड. तो ये श्लोक आपको याद रखना ही है. सो सुश्रुत जी हैज पुट फोर्थ द डेफिनेशन ऑफ स्वास्थ्य बोलो या हेल्थ बोलो इन डिटेल. चरक जी ने थोड़ा सा शॉर्ट में एकदम बता दिया था कि ओके ये डेफिनेशन है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था अष्टांग योग कि 8 आयुर्वेद के 8 अंग है. मुझे एक एक अंग बताइएगा पहला, और मुझे सीक्वेंस से चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग इन सीक्वेंस. सो विच आर द 8 लिम्स ऑफ आयुर्वेद? टेल मी. मैं सबके हाथ पहले नीचे करती हूँ. अभी रेज योर हैंड फॉर दिस क्वेश्चन. जी प्रज्ञा जी फर्स्ट. Kaya, Agni, Chikitsa. काया अग्नि यानी अग्नि चिकित्सा. राम, वेरी गुड. रामानंद जी. भूत. नहीं, सेकंड क्या है? सीक्वेंस. वी आर गोइंग बाय सीक्वेंस. बाल रोग। बाल रोग। चिकित्सा. हाँ, उसमें क्या आता है? शिशु और गर्भावस्था को वेरी ट्रीटमेंट दिया जाता है. यस, वेरी गुड. अनुराधी जी, जिनका हो गया वो हैंड लोअर, प्लीज लोअर योर हैंड्स. अनुराधा जी. थैंक यू. जी मैम, थर्ड होगा भूत विद्या, जिसमें मानसिक रोग आते हैं. वेरी गुड. काजल जी. मैम चौथा है शल्य चिकित्सा या फिर शल्य तंत्र भी बोलते हैं इसको. इसमें है शल्य चिकित्सा जिसमें सर्जरी आ जाते हैं. वेरी गुड. रहेशा जी. मैम 5 है चालक्य तंत्र जिसमें ईएनटी आता है. ईएनटी और एक चीज आती है, डेंटिस्ट्री. डेंटिस्ट्री आती है. वेरी गुड. देन 6th और किन्हीं को पता है? 3 मैम एक होता है रसायन है 6 नंबर का. आफ्टर दैट आई वांट 6th one. अगध तंत्र. वेरी गुड. अगध तंत्र. अगध मींस व्हाट? ट्रीटमेंट. किसकी ट्रीटमेंट होती है उसमें? ओके, वेरी गुड. देन 7th रसायन तंत्र. तंत्र. सो वाजीकरण. yeah, treatment of our dhatus, balancing our dhatus. And 8th is वाजीकरण. वाजीकरण क्या है? शुक्र. शुक्र संबंधी यानी प्रोडक्टिव के बारे में होती है. जिन माताओं को बच्चे नहीं होते उनके लिए. Yes, thank you. Very good. Now tell me, who is the आयुर्वेद के देवता किसे कहा जाता है? धन्वंतरी. धन्वंतरी मैम. धन्वंतरी. एंड नाउ यस्टरडेज डिस्कशन, आयुर्वेद का उपवेद कौन सा है? अथर्ववेद. आयुर्वेद का उपवेद अथर्व है. यस, वेरी गुड. मैम अथर्ववेद का उपवेद है ना आयुर्वेद. ओके, नाउ ओके, आई शेयर द स्क्रीन. हम लोग अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, तो हो सके तो आई वुड रिक्वेस्ट, अच्छा म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी ने. हाँ, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी हम लोग आज त्रिदोष के प्रिंसिपल्स हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. तो जैसे डाइट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ट्राई टू रिलेट इट टू योर ओन लाइफ, योर डे टू डे लाइफ. उसी तरीके से हम लोग जब त्रिदोष अभी देखेंगे, मैं चाहूंगी कि हर एक दोष हम लोग जब देख रहे हैं, वात, पित्त और कफ, ट्राई टू रिलेट इट
to yourself or your family members or people who are around you. आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स है, उनसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए, तो उस तरीके से ना याद रखना इजी होगा। पहले तो खुद से कंपेयर कीजिए कि मेरी जो प्रकृति है वो वातज है, कफज है या पित्तज है, एंड देन ट्राई टू रिलेट इट विद अदर्स, कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरी वात प्रकृति है, ओके, और फिर हम लोग वात पढ़ रहे हैं तो उससे याद रखने की कोशिश कीजिए। फिर पित्त प्रकृति की जब आप लोग पढ़ेंगे, ट्राई टू रिलेट इट टू द पर्सन हु फिट्स दैट डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन को या उस डिस्क्रिप्शन को जो फिट करते हैं ना, तो उनको आपके आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए, तो आपको लर्निंग कम करना पड़ेगा, एग्जाम में आसानी जाएगी। उसी तरह आप कफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो कफ का भी उसी तरीके से कीजिएगा। फर्स्ट क्या करना है, तो हम कौन से इसमें आते हैं, पहले आज हम लोग वात पढ़ने वाले हैं। तो इज योर बॉडी टेंडेंसी वात डोमिनेटेड टेंडेंसी, वो आपको देखने की आपकी वात प्रकृति है या नहीं है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एक्चुअली मैच हो रहे हैं। अगर आपकी वात नहीं है तो ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख रहे हैं आज, तो वो आपके आसपास की किन से रिलेट होते हैं, दैट यू प्लीज चेक, तो उससे आपको पढ़ाई में आसानी हो जाएगी। इट विल बी इजी फॉर यू टू स्टडी। ओके, लेट्स स्टडी, विल स्टार्ट। सो त्रिदोष सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ त्रिदोष। ऐसे 3 तत्व जो स्वास्थ्य के स्तंभ है तथा अनुचित आहार विहार से दूषित पैदा कर देते हैं, यही त्रिदोष कहलाते हैं। सो हमारे स्वास्थ्य के स्तंभ कौन से हैं, तो ये 3 तत्व है, वात पित्त कफ, इस पे बेस्ड होता है हमारी हेल्थ या हमारा स्वास्थ्य। सो व्हेनेवर हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ, if these 3 doshas are in a balanced state, then we are healthy. If there is imbalance in any one of them also, still we will suffer from some kind of health issue. अगर इसमें कोई भी बैलेंस हुआ तो हम बीमारी, कोई ना कोई हमें बीमारी होगी। अगर समावस्था में रहेंगे तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा माना जाता है। So these are the 3 factors which harm our health and create risk through impure and contaminated food and drink. This is known as त्रिदोष। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताई गई है कि ये जो त्रिदोष है, ये इम्बैलेंस किस वजह से होते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि आहार एंड विहार, यानी हमारी लाइफस्टाइल और फूड दोनों से। तो हमें देखना है कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारा डेली रूटीन कैसा है, हमारा आहार कैसा है, जो हम लोगों ने डाइट और न्यूट्रिशन में पढ़ा, जो अलग अलग ग्रंथों में पढ़ा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमें कितने बजे उठना है, कैसे रहना है, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सो यू हैव टू सी टू इट whatever food you are eating, if it is good for your body or no, how should be your lifestyle, that you need to check, because that will help you balance त्रिदोषास। त्रिदोषास उन्हीं से बैलेंस होते हैं। अगर हमारा खाना, सोना, हमारा दिनचर्या, हमारा डेली स्केड्यूल जो है वो अगर अच्छा नहीं होगा, देन वी विल सी इम्बैलेंस इन द त्रिदोषास। ये बहुत अच्छे से क्लियर माइंड में बिठा दीजिए आप। सो आज से आप लोग, आपका लाइफस्टाइल यानी डेली स्केड्यूल जो है और आप क्या खाते हैं, ये दोनों पे आप चेक रखने वाले। यू आर गोइंग टू चेक योर व्हाटएवर यू आर कंज्यूमिंग एज वेल एज योर डेली स्केड्यूल, एंड देन सी हाउ योर हेल्थ इट चेंजेस। दोष शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि सीमा से अधिक बढ़ने या घटने पर ये स्वयं दूषित हो जाते हैं तथा धातुओं को भी दूषित करते हैं। तो त्रिदोष, त्रि यानी 3, लेकिन दोष, त्रि के बाद दोष ये शब्द क्यों वहां पे जुड़ा है, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ है, वो पूरा इन तीनों पे डिपेंड है। तो इन तीनों में कोई भी गड़बड़ी जब हो जाती है तो हमारे बॉडी में दोष निर्माण होते हैं और हमारी बॉडी जो है वो दूषित हो जाती है। और इन तीनों में जब इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, हमारे धातुओं पर भी, जो सप्त धातु है उन पर भी उसका इफेक्ट होता है। सो बेस
है हमारे ये त्रिदोष, इन पे ही हमको फोकस करना है। अगर ये हम लोग बैलेंस रख पाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। The word dosh is used when they increase or decrease beyond its natural limit. They become harmful by itself and also damage the nutrients. Nutrients नहीं, यहाँ धातु होना चाहिए. So when these doshas are in a balanced state, then we are healthy. Any kind of imbalance in these doshas, okay, they will cause some kind of illness. That is been told over here, as well as these three doshas will also hamper the levels of the dhatus, the sapta dhatus. They will damage the dhatus also. So if you want to balance the dhatus, then you need to work on these three doshas. Now let's understand कि मानव शरीर का निर्माण, ये हमारे बॉडी जो है, हम लोगों ने देख लिया कि पंच महाभूत, हम सभी को पता है कि पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है. Our body is made up of पंच महाभूत. ये थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में देख लेते हैं. मानव शरीर का निर्माण दोष, धातु, मल, इन तीनों तत्वों के मेल से हुआ है. अभी मुझे बताइए, मैंने अभी कहा, I just now said that our body is made up of पंच महाभूत. Now tell me, तो फिर ये कहाँ से आया? ये हम लोगों ने कल किया था. We had studied this. समदोषा, समाग्निश्चा, समधातु, मलक्रिय, प्रसन्न आत्मेंद्रिय में, उसमें से आएगा. नहीं 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 नहीं, और एक चीज मैंने कल बोली थी. जी बोलिए सरिता जी. मैम नहीं पता. मैंने कल बोला था our body is made up of पंच महाभूत, और पंच महाभूत से ही ये दोष, धातु, मल, ये जो चीजें ये पंच महाभूत से ही बने हैं और इन्हीं पे डिपेंड है. ओके, तो ये आपको याद रखना है. तो इसे ही यहाँ पे कहा गया है, it is said that our body, okay, it is a combination of doshas, dhatus and mal, that is the waste or the excretion that takes place from our body. इन तीनों दोषों के सम होने से ही शरीर का स्वस्थ रहना संभव है. इसीलिए इन्हें सम अवस्था में धातु भी कहा जाता है. तो अभी ये हम लोगों ने बहुत बार देख लिया है पहला सेंटेंस. तो यहाँ पे नया क्या है हमें सीखने के लिए, कि इन्हें सम अवस्था में धातु भी कहा जाता है. सो व्हेन दीज थ्री दोषास दे आर इन अ बैलेंस स्टेट, ये तीनों दोष जब बैलेंस्ड होते हैं तो इन्हें बैलेंस्ड स्टेट में धातु भी कहा जाता है. अभी तक हम लोगों को क्या ये था कि दोष अलग है, धातु अलग है, त्रिदोष है, सप्त धातु है. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब ये तीन दोष बैलेंस स्टेट में है तो उन्हें धातु भी कहा जाता है. तो सप्त धातु अलग है, बट इन दोष को जब ये सम अवस्था में होते हैं तो इन्हें धातु कहा जाता है. So when these three doshas they are in a balanced state, they are also called as dhatu. The sapta dhatus are different and these three are also called as dhatu. So this is a different thing. शरीर की भौतिक, रासायनिक और वैज्ञानिक सभी क्रियाओं का नियमन भी यही दोष ही करते हैं. इन्हीं दोषों से प्रकोपित होने से अनेक रोगों का जन्म होता है. ये सेम चीजें हैं, दैट ईच एंड एवरीथिंग, फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल हो गया, रासायनिक हो गया, वैज्ञानिक, हमारे बॉडी में जो भी चल रहा है वो सारा किस पे डिपेंड करता है? तो त्रिदोष पे डिपेंड करता है. That is what is told over here, that everything, the physical, physiological, the scientific functioning of our body, everything depends on these three doshas. अभी लोकेशन ऑफ द बॉडी ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. एक मैंने पिक्चर डाला है आपको सिर्फ एक जनरल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देने के लिए कि कफ का लोकेशन कहाँ है, पित्त का कहाँ है और वात का कहाँ है. वेयर आर दीज थ्री दोषास लोकेटेड? दिस इज ऑन अ ब्रॉडर सेंस. सो कफ, इट इज सेट, ऐसे कहते हैं कि हार्ट और हार्ट के ऊपर के रीजन में, हमारे हृदय और हृदय के ऊपर कफ का स्थान है. सो कफ इज इन द रीजन ऑफ आवर हार्ट एंड अबव द हार्ट. पित्त कहाँ पे है? तो हमारा हार्ट और नेवल यानी नाभि, ये रीजन जो है ये पित्त का स्थान है. बिटवीन योर हार्ट एंड द नेवल इज द प्लेस ऑफ पित्त.
और वात का स्थान कहाँ है? बिलो आर नेवल, हमारे नाभि के नीचे, हमारे जंघा, हमारे बहुत सब, ये पूरा जो है नाभि के नीचे का जो भी प्रदेश है ये वात का स्थान है। इसलिए आप देखेंगे जब वात में इम्बैलेंस कोई भी होता है ना, तो सबसे पहले वो नीज और जॉइंट्स में आता है, नीज में कट 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 की आवाज आती है। तो ये सारे जो है पेन इन आवर बोन्स, नीज, ये सारे जो है ये वात का इम्बैलेंस दर्शाता है। अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे वात। सो ऑल दीज 3 दोषास, उसके लोकेशंस क्या है, आश्रय स्थान कहाँ कहाँ पे है। सो वात, पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द नेवल, हमारे नाभि के नीचे के भाग में वात है। और कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वेस्ट, थाइज, लेग्स एंड बोन्स, ये वात के स्थान है। सबसे पहले वात, सबसे ज्यादा, पहले नहीं ज्यादा, मोस्ट ऑफ द वात इज लोकेटेड इन दीज रीजन। सबसे हम लोग क्वेश्चंस थोड़ा बाद में ले, चलेगा? चलेगा स्वाति जी? मैम बस एक क्वेश्चन था कि ये संधि स्थान पे भी वात होता है क्या? संधि यानी जॉइंट्स, राइट? यस मैम। हाँ, ओके। या उससे सबसे ज्यादा वहां पे रहता है, इसलिए जब भी कोई जॉइंट लाइक वात प्रकोपित होता है ना, तो जॉइंट से ही आवाज आती है सबसे पहले। दैट इज हाउ हमको पता चलता है कि अच्छा वात का इम्बैलेंस हुआ है या प्रकोप हुआ है। तो वात आश्रय स्थान कहाँ पे है? नाभि के नीचे का भाग, छोटी आंत, बड़ी आंत, कमर, जंघा, टांगे और हड्डियां। सो अगर आप ये पिक्चर भी याद रख लेंगे ना, तो आपको इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत वैसे नहीं। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी तो उसके नीचे का पार्ट वात का है। देन पित्त, पित्त एरिया बिटवीन द हार्ट एंड द नेवल, यानी वात के ऊपर का जो रीजन है, बीच का, द सेंटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज अ रीजन फॉर पित्त। स्वेट, lymph nodes, blood and digestive system and excretory system, ये पित्त के स्थान है। छाती व नाभि के मध्य का भाग, हमारा पसीना, लसीका, रक्त व पाचन संस्थान और मूत्र संस्थान, ये पित्त के स्थान है। फिर है कफ, जैसे यहाँ पे बताया गया कि हार्ट और हार्ट के ऊपर ये कफ का स्थान है, ये पूरा जो रीजन है ऊपर का। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द चेस्ट अपवर्ड्स, आर थ्रोट रीजन, आर हेड, चेस्ट आ गया है। फिर है नेक, साइनसेस, जॉइंट्स, अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, ये थोड़ा नीचे आता है, अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, फैट डिपॉजिट्स इन आवर बॉडी, तो जहां जहां पे हमारे बॉडी में फैट डिपॉजिट होगा वहां कफ का स्थान है, ये आपको याद रखना है। कंठ के ऊपर का भाग, हमारा कंठ, सिर, गर्दन, छाती, संधिया, ऊपर उधर का ऊपरी भाग, शरीर की मेद धातु, ये सारे जो है ये कफ के स्थान है। देन ये मैंने सिर्फ इसलिए डाला है कि वात, पित्त और कफ के लोग किस प्रकार के दिखते हैं। जैसे हम लोग, मैंने अभी बोला दैट यू रिलेटेड टू योरसेल्फ, तो वात के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत दुबले पतले होते हैं, दे आर थिन, दुबले पतले होते हैं, दे हैव वेरी ड्राई स्किन, बहुत रूखी सूखी सी स्किन होती है, बाल बहुत पतले होते हैं, थिन हेयर, हमेशा ऐसे एंशियस रहते हैं, हलचल रहते हैं कंटिन्यूअस, उनकी जो भूख है वो बहुत अच्छी, ऐसे कभी लगती नहीं लगती ऐसा होता है, ठंडी बिल्कुल उनको सहन नहीं होती है। तो ये सारी जो है बात है। पित्त के जो इंसान है ना, वो एकदम पतले भी नहीं होते हैं और कफ जैसे मोटे भी नहीं होते। अगर आप कफ का देखेंगे तो कफ वाले जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े मोटे होते हैं, मोटे से ज्यादा आई वुड से दैट दे आर अ बिट प्लम, द प्लम साइड, उनकी हेवी बिल्ड होती है
एक सब हम लोग जैसे बोलते हैं ना, डबल हड्डी वाला, हैवी बोन्स, हैवी बिल्ड, ऑयली स्किन होती है, एकदम शाइनी स्किन होती है, स्मूथ स्किन होती है, थिक हेयर, बड़े शांत होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर अ लिटिल स्लो ऑल्सो। उनको गर्मी बिल्कुल सूट नहीं होती है, बिल्कुल वो टॉलरेट ही नहीं, दे कैन नॉट टॉलरेट हॉट वेदर। तो ये दुबला पतला वात का हो गया। कफ है, थोड़े मोटे होते हैं, पित्त वाले मीडियम बिल्ड के होते हैं, ना दुबले होते हैं ना मोटे होते हैं, दे आर नॉट इवन थिन नॉर दे आर फैट, दे आर मीडियम बिल्ड। तो उनकी स्किन थोड़ी फ्रेकल्ड होती है, ऐसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डॉट डॉट्स ऐसे होते हैं, फ्रेकल्स होते हैं। फिर बहुत पित्त है ना, तो गरम दिमाग के होते हैं, तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं वो। अभी शांत है, दूसरे सेकंड में गुस्सा हो जाते हैं, दे गेट एंग्री वेरी वेरी फास्ट। पित्त है यानी अग्नि प्रज्वलित बहुत ज्यादा है, सो उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, अभी खाए फिर से 1.5-2 घंटे में फिर से भूख लगती है, they'll get hungry very fast, they'll eat after every 1.5 to 2.5 hours. Okay, so ये वात, पित्त और कफ। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से दोष से कितने प्रकार के रोग होते हैं, फ्रॉम विच दोष हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलनेसेस और डिसीजेस आर जनरेटेड। सो वात, पित्त, कफ, इफ यू चेक इट इज 40 to 50। वात 80 प्रकार के रोग वात से होते हैं, अगर वात इम्बैलेंस हो गया तो 80 प्रकार के रोग होते हैं। पित्त इम्बैलेंस हुआ तो 40 to 50 प्रकार के रोग होते हैं, 40 से 50। कफ इम्बैलेंस हुआ तो 20 प्रकार के रोग होते हैं। सो इफ योर वात इज इम्बैलेंस्ड देन 80 टाइप्स ऑफ डिसीजेस you can face। पित्त 40 to 50 types of diseases and कफ 20 types of diseases। ये पूछा जाता है एग्जाम में, फॉर मैच द फॉलोइंग और यू सिलेक्ट वन ऑप्शन, सो दे डू आस्क दैट। आप इस तरीके से याद, मुझे बहुत कंफ्यूज होता था कौन सा कितना है, सो हाउ आई थॉट ऑफ रिमेम्बरिंग इट कि वात यानी बेसिकली वात के लोग बहुत पतले होते हैं, वो दे कैन नॉट सिट इन वन प्लेस, एक जगह नहीं बैठ सकते, बहुत चंचल होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वो हर एक चीज बहुत स्पीड में करते हैं, तो स्पीड में करते हैं यानी फास्ट करते हैं, तो जैसे 80 की स्पीड में चलते हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी है, तो 80 है। तो इस तरीके से मैंने याद रखा था कि 80 सबसे ज्यादा। कफ वाले बड़े ढीले होते हैं, दे आर वेरी स्लो, अ लिटिल लेथार्जिक, so they will walk very slowly, they will do their activities also very slowly, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे हर एक चीज, तो इसलिए उसकी स्पीड सबसे कम, यानी 20 प्रकार के रोग। अगर ये दो याद रह गए तो पित्त का प्रॉब्लम नहीं आता है। ये मेरा था, यू कैन रिमेम्बर इट द वे यू फील इज कन्वीनियंट, ठीक है। वात, पित्त और कफ। अभी रिलेशन त्रिदोष एवं पंच महाभूत का संबंध, रिलेशन बिटवीन थोड़ा ऊपर का दिखाइए ना स्लाइड, मैम थोड़ा ऊपर का स्लाइड दिखाइए जी, थैंक यू। ओके, मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगी, डोंट वरी, I'll send it। रिलेशन बिटवीन त्रिदोष एंड पंच महाभूत। वात, ओके, मुझे पता है पंच महाभूत, वेदन जी कौन से, मुझे नाम बता दीजिए पंच महाभूत के। जी मैम, जी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। यस, वेरी गुड। ओके, अभी वात जो है ये त्रिदोष है, तो ये किन से बने हैं, ये पंच महाभूत से ही बने हैं। ओके, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, अभी भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, और ये जो त्रिदोष है ये भी पंच महाभूतों से ही बने हैं। Our body is made up of पंच महाभूत and the त्रिदोष are also formed from these पंच महाभूत। So वात किससे बने हैं, तो आकाश और वायु। वात is created, or we can say it is made up of space and air। ड्राई है ना, स्पेस और एयर,
पित्त अग्नि और जल, फायर एंड वाटर। कफ इज मेड अप ऑफ जल एंड पृथ्वी, वाटर एंड पृथ्वी या अर्थ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, वात हमको पता है, वात यानी वायु, तो एयर, वायु याद रखने में एयर, देयर वोंट बी एनी डिफिकल्टी, तो आपको याद रखना है आकाश। ठीक है, पित्त वीनो, पित्त अग्नि से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब हम पंच महाभूत बोलते हैं तो एक सीक्वेंस से हम लोग बोलते हैं, तो द सेम सीक्वेंस कैन बी फॉलोड ओवर हियर, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, वात पित्त कफ, सेम सीक्वेंस इज हियर, वात पित्त कफ। तो ये जो सीक्वेंस है 80 40 20 के लिए, द सेम सीक्वेंस इज हियर ऑल्सो। तो वात पित्त कफ का सीक्वेंस नहीं बदलता है, पंच महाभूत का भी सीक्वेंस सेम है, you just have to put it together. Okay? अभी मुझे आप बता दीजिए, कविता जी आप मुझे बता दीजिए कि वात से कितने प्रकार के रोग पैदा निर्माण होते हैं? 80. ओके, योग नेचुरली फॉर यू, आप बता दीजिए पित्त, how many types of diseases? मैम 40 या 50? 40 या 50, वेरी गुड। सरिता जी, कफ? 20, वेरी गुड। देन प्रज्ञा जी आप बता दीजिए, यू टेल मी, वात, वात इज मेड अप फ्रॉम विच टू महाभूत? आकाश प्लस वायु। वेरी गुड। नेहा जी, पित्त इज मेड अप फ्रॉम विच टू महाभूत? अग्नि और जल। वेरी गुड। देन संजय जी, कफ? जल पृथ्वी। जल एंड पृथ्वी, वेरी गुड। ओके, अनुराधा जी टेल मी, पित्त कितने प्रकार के रोग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसीजेस? पित्त में 40 to 50। 40 to 50, वेरी गुड। स्वाति जी, कफ? 20 मैम 20। अच्छा, 2 स्वाति है क्या? सो सॉरी, ओके, ठीक है। भारती जी, वात, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसीजेस? 80 types of diseases. 80 types of diseases, very good. Raisha ji, you tell me, pancha mahabhut. Now pitta, it is made up from which pancha mahabhut? जिनकी हो गया है आंसर देके प्लीज आप प्लीज लोअर योर हैंड। मैम अग्नि और जल, बट मैम मेरा एक क्वेश्चन था, फिर लास्ट में मैं भूल जाऊंगी। जो आपने अभी उनके रीजंस बताए ना, कहाँ पे वात पित्त कफ होते हैं, तो वहां पे एक जगह पित्त में आपने एक्सक्रेटरी सिस्टम डाला हुआ है, वो तो बिलो द नेवल होता है ना, तो फिर वो कैसे है उसमें मैम? हाँ, तो वो आपको सिर्फ याद रखना है क्योंकि वो एक अलग है। तो मैंने एक्सप्लेन करते वक्त आपको वही पता कि ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो है ना कुछ जो फंक्शन है, तो वो पित्त के वजह से ही होते हैं कि अगर पित्त आपका अच्छा होगा, अग्नि प्रज्वलित होगा, तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अगर अच्छा हुआ तो एक्सक्रीशन भी अच्छा होगा, अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन होगा। सो कॉन्स्टिपेशन, पासिंग द स्टूल और यूरिन, ये जो सारे जो चीजें हैं वो पित्त से ही रिलेटेड आएंगे, बिकॉज डाइजेशन से रिलेटेड है, इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम पित्त में आता है। ओके, यस मैम। Yeah. Okay, let's move on. Very important. वात, प्लीज ध्यान देके सुनिएगा अभी सब लोग। वात या वायु, ये दोनों ही शब्द संस्कृत के वा गति गंधनहो धातु से बने हैं। इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करता है वह वात कहलाता है। सो जो हमारे बॉडी में जो भी गति होती है या जो मूवमेंट चालू रहती है, इट इज बिकॉज ऑफ वात, वो वात के वजह से होता है। जो हम लोगों को एनर्जी या एक्साइटमेंट होती है या उत्साह हम लोग जो बोलते हैं कोई भी चीज करने के लिए, इट इज बिकॉज ऑफ वात। इसीलिए यहाँ पे जो बोला था ना कि कफ प्रधान लोग, ओके, कफ प्रधान लोग ये थोड़े, उनमें उत्साह इतना नहीं होता है, स्लो होते हैं। क्यों? क्योंकि मूवमेंट नहीं है उनमें, इसलिए।
So Vata or Vayu, both words come from the Sanskrit term na gati gandha naho, which means that which produces movement or activity. So what is the meaning of Vata? Vata is something that produces movement or activity. तो हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है या जो भी मूवमेंट बॉडी के अंदर होती है या बॉडी के अंदर से हम लोग करते हैं, तो वो सारी किसकी वजह से होती है? वात के वजह से होते हैं. Every movement is because of the Vata or Vayu that is there in our body. Okay, remember this sentence क्योंकि इस पे based आगे थोड़ा कुछ आएगा. Then I'll ask you the question. वात के बिना दूसरे दो पित्त और कफ पंगु है, क्योंकि वात ही इन दोषों तथा मलों को अपने अपने स्थान पर स्थिर रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्यत्र पहुंचाता है. आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण वात का प्रकोपित होना है. विदाउट नर्वस सिस्टम के सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी वात से ही होता है. सो अभी हमारे जैसे मैंने अभी बोला कि किन्हीं का तो माइक शायद अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए. हमारे बॉडी के सारे जो फंक्शन, जो एक्टिव एक्शन है या जो भी मूवमेंट है, एक्शन से मूवमेंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ वात. वात की वजह से होता है. वात यानी क्या? वायु. वायु जो है हवा इधर से उधर जाती है, मूवमेंट, वो कभी स्थिर वैसे रहती नहीं है. तो इसीलिए जो भी मूवमेंट, वॉट एवर मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस इज बिकॉज ऑफ द वात. अभी वात के बिना पित्त और कफ they cannot work. they are dependent on वात. पित्त और कफ ये किस पे डिपेंडेंट है? तो ये वात पे डिपेंडेंट है. क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि पित्त और कफ को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है या कोई भी काम करना है तो उसे वात की जरूरत होती है. वात कैसा है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अभी सपोज आई स्टे इन पुणे, मुझे अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो मुझे कोई तो व्हीकल या कन्वेंस लगेगा ना, उसके बिना मैं कैसे जाऊंगी? बैठे बैठे ऐसे आई कैन नॉट जस्ट गो. सो आई एम डिपेंडेंट ऑन अ व्हीकल. उसी तरीके से पित्त और कफ ये वात पे डिपेंड करते हैं. वात उनका व्हीकल है जिस पे चढ़ के वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट पित्त और कफ के जो भी काम होते हैं, जो कार्य होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ वात. Pitta and Kaph, they are transported from one place to another because of Vat, or we can say that the functioning of Vat, Pitta and Kaph, it is because of Vat, that is Vayu. इसका अर्थ ये भी होना मैम कि वात प्रकोप हो या पित्त का प्रकोप हो, वात वहां मौजूद ही होगा. वात ओके, क्योंकि वात ही इन दोषों तथा मलों को अपने अपने स्थान पर स्थिर रखता है. सो व्हाट बैलेंस, पित्त और कफ को बैलेंस कौन करता है? उनको उनकी जगह पर कौन रखता है? तो वात. वात की वजह से ही ये दोनों अपना अपना काम अच्छे से कर सकते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ वात दैट पित्त एंड कफ कैन वर्क और डू देयर जॉब प्रॉपरली. अगर वात में इम्बैलेंस हो, इसका मतलब क्या होता है? तो वात में अगर इम्बैलेंस होता है तो पित्त और कफ में भी आपको इम्बैलेंस दिखेगा. इफ वात, देयर इज इम्बैलेंस इन वात, देन पित्त एंड कफ विल आल्सो बी इम्बैलेंस्ड. व्हाई? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन वात. इसलिए वात जो दोष है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वात दैट इज देयर इन योर बॉडी. वात का जो बैलेंस हमको है वो मेंटेन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों जो बचे हुए दोष है, पित्त और कफ, ये वात पे डिपेंड करते हैं. इवन हमारे नर्वस सिस्टम की सारी जो क्रियाएं हैं, ओके, वो भी उसी पे डिपेंड करते हैं. सो हमारा शांत रहना, चिड़चिड़ापन, ओके, जो भी है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वात. ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई. नेक्स्ट, वात का विशेष गुण योग वाहिता है. वाहिता मीन्स जैसे हम लोग बहते हैं ना, जैसे नदी बहती है, ओके, वाहिता, या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो हम लोग बोलते हैं वो. तो वात हम लोगों ने अभी देखा कि वात हेल्प्स कफ एंड पित्त.
वात ही कैरी करता है हर एक चीज। एक जगह से दूसरे जगह अगर किसी चीज को जाना है तो वो वात लेके जाता है। Hence, Vat is also called as Yoga Vahita because it acts as a medium of transport for other two doshas, जिसका अर्थ है अन्य दोषों के संयोग से उनके गुणों को धारण करना। That means the ability of the Vat to associate with the other doshas and carry or support their qualities. इस प्रकार जब वात पित्त दोष से संयोग करता है तो उसमें दाह, उष्णता और पित्त के गुण आ जाते हैं। Thus, when Vata combines with Pitta, it also carries the sharpness, heat and intensity, the qualities of Pitta. जैसे अभी हम लोग वात देख रहे हैं, हम लोगों ने ये देखा that Kapha and Pitta, they are dependent on Vata. So, Vata comes in contact with Pitta also, Vata comes in contact with Kapha also. So, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वात जब पित्त के कांटेक्ट में आता है या उनका जब संयोग हो जाता है, वो दोनों जब एक हो जाते हैं तो क्या होता है, पित्त के जो क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो प्रॉपर्टीज है वो वात में भी आते हैं, वो हमको दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि जैसे अब सपोज मैं हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ वात प्रधान हूं, मेरी बॉडी सिर्फ वात प्रधान है, ऐसी नहीं है। हो सकता है कि दो दोष कंबाइन करके मेरे बॉडी है। सो इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ वात और पित्त, या फिर वात और कफ, या पित्त या कफ, ऐसे कॉम्बिनेशन में भी हमारी बॉडी होती है। सो जिसे वात अगर पित्त दोष के संयोग में आता है तो उसमें दाह, उष्णता और पित्त के गुण आ जाते हैं। इट विल हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ पित्त। सिमिलरली जब वात कफ दोष के संयोग में आता है, व्हेन इट कम्स और इन कॉन्टैक्ट विद कफ, और व्हेन इट कंबाइंस विद कफ, तो क्या होता होगा, कफ के जो गुण है, द क्वालिटीज ऑफ कफ, वो सारे उसमें आते हैं। तो कफ के क्या क्वालिटीज है, शीतलता, क्लेदन यानी गीलापन, जो हम लोग ग्रीसीनेस बोलते हैं या ऑयलीनेस बोलते हैं, या मॉइस्टनेस जो देते हैं, जैसे हमारे जॉइंट्स में कार्टिलेज होता है, तो वो, तो ये सारे जो गुण है वो वात में आते हैं ना। टाइप्स ऑफ वात जो हम लोगों ने प्राण देखे थे वही 5 हैं। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करना है। Okay, this is the sequence that you're going to learn for Ayurveda. 5 types of Vata, which are Pran, Udan, Saman, Vyan and Apan. Okay, आपको कुछ सवाल पूछना है, अर्जेंट है या 10 मिनट बाद लिया तो चलेगा? Yes, ma'am. But चलेगा? Okay, yeah. So हम सभी को ये पंच प्राण पता है। ओके, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि आयुर्वेद से अगर हिसाब से पूछा जाए तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। बाकी इसमें मुझे नहीं लगता कि अब भी कुछ बोलने की जरूरत है। वी नो दीज पंच प्राण, क्वालिटीज ऑफ वात। अभी वात के गुण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको याद रखना है। अब कॉलम्स कर लो इफ यू वांट, कि वात, पित्त और कफ तीनों के कॉलम्स कर लीजिए and try to remember it. अगर आप चाहें तो कोई न्यूमोनिक्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वालिटी, हर एक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। each and every quality is important. You have to remember each and every quality. एग्जाम में पूछा जाता है, it is asked in exam. So this is very important. वात, पित्त and कफ तीनों के गुण very important. So वात के गुण क्या है, रुक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चंचल, विशद, खर, ये सब वात के स्वाभाविक गुण हैं। सो वात possesses the qualities of subtle, sharp, light, dry, moving, विशद यानी clear and rough. These are the qualities of वात। जब वात सम अवस्था में रहता है तो इन गुणों का अनुभव नहीं होता है। उत्साह, श्वास लेना, श्वास छोड़ना आदि कर्मों से ही वात की उपस्थिति का पता चलता है। सो
जब वात इफ इट इज इन अ बैलेंस स्टेट, सम अवस्था में होता है, तो उसके हमें कोई नेगेटिव इफेक्ट्स कभी दिखते नहीं है। जैसे यहाँ पे बोला है कि रफनेस वगैरह हमको नहीं दिखता है, ये चंचलता जो है, हमारा जो मन चंचल रहता है, माइंड कीप्स वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, दैट इज नॉट सीन इन अस। वी आर like quite stable at that time. Our skin or our body, the joints in our body, the muscles, they are not very dry. वो बहुत ड्राई वगैरह नहीं होते हैं जब वात बैलेंस में होता है। ये चीजें हमको कब दिखती है? जब वात में इम्बैलेंस होता है तब हमें दिखती है, अदरवाइज नहीं दिखता है। हमको वात है इसका अनुभव नहीं होता है। उत्साह श्वास लेना, हमको कब पता चलता है बात के बारे में? जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी एक्टिविटी तो हमारे सांसें थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग हो जाता है। ओके, तब उस वक्त हमको जो वायु है या वात है उसके बारे में हमको पता चलता है कि ओके ये है। जब वात प्रकोपित होता है तभी रुक्षता और आदि लक्षण शरीर में पैदा होते हैं। सो व्हेनेवर देयर इज इम्बैलेंस ऑफ Vata, whenever the Vata gets aggravated, only you will see all these symptoms. ये symptoms तभी दिखेंगे, otherwise you will not see these symptoms. तो ये जो symptoms है ये थोड़े मैंने टेबल में डिटेल में लिख दिए हैं एग्जाम आपको समझने के लिए भी। otherwise exam from exam point of view you have to remember only these things. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये जो मेन है ना यही याद रखने हैं। डिटेल नहीं याद रखा तो भी चलेगा, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। रुक्षता, मैम सीक्वेंस भी याद रखना है? नहीं सीक्वेंस नहीं, लेकिन रखा तो अच्छा है। ओके मैम। मैंने कुछ तो निमोनिक्स बनाया था, मुझे मिला तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों को कोई सूझे तो आप लोग भी बना लीजिए एंड शेयर इट ऑन द ग्रुप। ओके, सो रुक्षता, फिर थिन बड़े दुबले होते हैं, स्टंटेड ग्रोथ या लैक ऑफ स्लीप, रूखापन, दुबलापन, बौनापन, शुष्कता, नींद की कमी, ये सारी रुक्षता डिपिक्ट करती है। फिर है शीतलता। शीतलता जब होती है या शीतलता बढ़ गई है या बात अग्रेवेट हुआ है, और शीतलता क्या दर्शाता है? जब बॉडी बहुत शिवर होने लगती है, इसका मतलब वात का प्रकोप हुआ है, बॉडी शिवर करती है। स्पेशली ओल्ड एज में या फिर वो पार्किंसंस डिसीज भी होता है जहां बॉडी बहुत कांपने लगती है, जो कंपन कंटिन्यूअस, इसका मतलब होता है कि शीतलता बढ़ गई है। स्टिफ जॉइंट्स, तो जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है हमारे, तो वो स्मूथ नहीं होती है एकदम। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अरे मेरा घुटना ऐसे अखड़ गया, या माई बॉडी इज नाउ वेरी स्टिफ, तो जॉइंट्स हमारे स्टिफ हो जाते हैं। जकड़न, इनएबिलिटी टू टॉलरेट कोल्ड फूड आइटम्स, शीतल पदार्थों का को सहन नहीं कर पाना, यानी कुछ भी ठंडा पानी या थोड़ा भी कुछ ठंडा खाए तो वो नहीं चलता। या फिर ठंडी आ गई, ठंडी के मौसम जैसे अभी है दिसंबर, ठंडी अगर आ गई तो उनको ठंडी बिल्कुल सहन नहीं होती है। लघुता, फीलिंग ऑफ लाइटनेस यानी हल्कापन। चंचलता होता है यानी एक्स्ट्रा मूवमेंट इन द जॉइंट्स, कंटिन्यूस हम लोग देखते हैं ना कभी कभी कि ऐसे बैठेंगे ना तो पैर हिलाते रहेंगे, या फिर उंगलियों का कुछ तो करेंगे, या बालों का कुछ तो करते रहेंगे। सो दे विल नॉट सिट क्वाइटली, ओके, दे विल कॉन्स्टेंटली कीप ऑन डूइंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट, कुछ ना कुछ तो हलचल चलती ही रहती है, शांत ऐसे स्थिर नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, सो संधियों में गति, मन की अस्थिरता। विशद, विशद यानी ड्राइनेस, क्रैकिंग या रबिंग साउंड्स इन जॉइंट्स और टिश्यूज। और चिपचिपाहट, संधियों में कटकट की आवाज आना। तो विशद यानी क्या? बहुत हमारे जैसे नीज में या जॉइंट्स में जो कार्टिलेज होता है, जो मूवमेंट के आसान करता है हमारे जॉइंट्स की, तो वो जब कार्टिलेज कम होता है तो क्या होता है, फिर हमारे बैठते वक्त, उठते वक्त, ओके, क्या होता है, या चलते वक्त भी नीज से ना वो कट 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 की आवाज आने लगती है, तो उसे विशद कहा जाता है। खर यानी खुरदरापन यानी स्टिफ मूवमेंट, अगेन कि जब हमारी बॉडी
या मूवमेंट बहुत स्टिफ होती है, कैसे स्मूथली अच्छा चलना नहीं होता, चलने में भी ना मुश्किल हो जाती है, पूरी चाल बदल जाती है। रफ और ड्राई सेंसेशंस इन मसल्स एंड जॉइंट्स। फिर वात का मूल स्थान पक्वाशय है यानी डियोडेनम है। द प्राइमरी साइट ऑफ वात इज डियोडेनम। सो वात कहाँ पे होता है, एक्चुअली कहाँ पे होता है, उसका मूल स्थान क्या है, तो वो डियोडेनम है। फ्रॉम एग्जाम यू हैव टू रिमेंबर दिस। डियोडेनम कौन सा क्या है, इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट रिसीव्स फूड फ्रॉम द स्टमक। अन्न का मल भाग जब पक्वाशय है तो वात उत्पन्न होता है। सो व्हेन द फूड पोर्शन इज अनडाइजेस्टेड, तो हम लोग जो भी खाते हैं अगर वो स्टमक में ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो अनडाइजेस्टेड जब रहता है तो क्या होता है, तो वात उत्पन्न होता है। सो व्हेन योर फूड इन द स्टमक इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली एंड इट रीचेस द डियोडेनम, देन वात इज एग्रीवेटेड, वात इज जनरेटेड। कॉजेस ऑफ वात अग्रवेशन, वात प्रकोपित क्यों होता है। अभी अगर आप में ये साइंस और सिम्टम्स जो भी हम लोगों ने देखे हैं, आप में नहीं है तो आपके आसपास के लोगों में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वात कब प्रकोपित होता है। अच्छी बात है कि अगर वो सिम्टम्स आप में नहीं है, लेकिन वो नहीं होने चाहिए, फ्यूचर में भी उसकी तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। तो उसके कारण क्या है, क्यों वात इम्बैलेंस होता है, वेगरोध, यानी हमको यूरिन आई है या स्टूल है या हम लोगों को छींकना है या यौन करना है, जामपई देनी है, ऐसी जो चीजें होती है जो नेचुरल होती है, विच आर नेचुरल, पासिंग द यूरिन, गोइंग टू लाइक पासिंग द स्टूल या स्नीजिंग, यॉनिंग, ये सारी जो चीजें ना ये नेचुरल होती है। एंड व्हेन यू स्टॉप दीज थिंग्स तो वात अग्रवेट होता है, तो वात इम्बैलेंस होता है। जैसे हम लोग ट्रैवल में होते हैं, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, तो क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, या फिर अगर वॉशरूम जाना भी है तो बाहर का इतना क्लीन नहीं होता है, इसलिए वी विल कंट्रोल की ठीक है 2 घंटे बाद व्हेन आई रीच माय डेस्टिनेशन देन आई गो, तब मैं जाऊंगी या तब मैं जाऊंगा। तो ये नहीं करना है। अगर छींक आ रही है, छींको। अगर आपको जामभई आ रही है, यू फील लाइक यॉनिंग, यू कैन यॉन। एक्चुअली यॉनिंग का ना एक चीज यहाँ इससे रिलेटेड नहीं है, यॉनिंग का मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग जो जामभई देते हैं ना, तो इट मीन्स दैट ऑल द स्टेल एनर्जी दैट इज देयर इन योर बॉडी दैट इज थ्रोन आउट ऑफ योर बॉडी। सो अगर जामभई आ रही है, इफ यू वांट टू यॉन, यू शुड यॉन, बिकॉज द स्टेल एनर्जी, द अनवांटेड एनर्जी, इट इज ट्राइंग टू गो आउट ऑफ योर बॉडी। सो यॉनिंग वैसे अच्छा है, ओके, तो वो रोकना नहीं चाहिए, रोका तो बात अग्रवेट होता है। थोड़ा दीदी यॉर्निंग के बारे में फिर से बताइए। ओके, जब हम लोग यॉन करते हैं ना, तो इसका मतलब ऐसा कहा गया है कि हमारे बॉडी में जो भी स्टेल एनर्जी होती है, जो कहीं कहीं छुपी रहती है हमारे बॉडी में, तो जब हम यॉन करते हैं, जब हम जामभई देते हैं, तो वो उसके थ्रू निकलती है। हाँ, अगर आपकी नींद नहीं हुई है या नींद आई है और आप यॉन कर रहे हो तो वो अलग बात होती है। मैं कब की यॉनिंग की बात कर रही हूँ कि ठीक है आपकी नींद अच्छे से हुई है जो है, ठीक है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई मंत्र चैंट कर रहे होते हैं या फिर आरती जब हम लोग बोल रहे होते हैं, तो आप देखिए काफी बार हमको जामभई आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि वो मंत्र इस तरीके से होते हैं, उनमें शब्द इस तरीके से उन शब्दों की रचना की जाती है कि हमारे बॉडी में फ्रेश और अच्छी एनर्जी एंटर करती है, और हमारे बॉडी में जहां जहां भी स्टेल एनर्जी है वो बाहर निकलती है। इसलिए वो आरती या जो मंत्र होते हैं ना, वो होते हैं, और तब काफी लोगों को काफी बार जामभई आती है। तो ऐसा मत सोचिए कि अरे मैं मंत्र बोल रही हूँ या फिर मैं आरती चैंट बोल रही हूँ और तब मैं अगर यॉन करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, वो मत सोचिए। अच्छी बात होती है, आपके शरीर में से जो भी स्टेल एनर्जी है, अनवांटेड एनर्जी है, वो सारी बाहर निकल जाती है। सेकंड, कभी कभी एक को यॉर्निंग हो तो दूसरे को भी हो जाता है साथ में, ऐसा वो अलग है, वो अलग है।
अच्छा Okay. ओके, सेकेंड विल फिनिश दिस। एक मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए। खाए हुए भोजन के पचने से पहले ही फिर कुछ खा लेना, हम लोगों को होता है ना, दैट वी हैव ईटन समथिंग, वी हैड आवर मील, बट जस्ट बिकॉज किसी ने भजी लाके रख दिए तो हम लोग तुरंत थोड़े से खा ही लेते हैं। काफी बार ऐसे होता है कि पहले जो खाया है दैट इज नॉट डाइजेस्टेड, पेट भरा हुआ है, दैट इज नॉट डाइजेस्टेड, बट जस्ट बिकॉज हमको कुछ तो यम्मी दिख गया तो हम लोग खा लेते, या किसी ने ऐसे आग्रह कर दिया ना कि नहीं नहीं खा लो ना, थोड़ा सा और मेरे तरफ से 2 जलेबी खा लो या मेरे तरफ से खीर खा लो, एंड वी ईट इट। तो वो नहीं करना है, जितना आपको खाना है उतना ही खाइए। एक बार आपका हो जाए खाना, वंस यू आर डन कंज्यूमिंग योर मील, नो मैटर हाउ मच एनीबडी फोर्सेस यू टू ईट, डोंट कंज्यूम प्लीज, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। रात को देर तक जगना, जो अभी बहुत कॉमन हो गया है कि रात को बहुत लेट तक नींद ही नहीं आती है, इसलिए सुबह नींद नहीं खुलती है, तो रात को देर तक जगने से भी वात का प्रकोप होता है। ऊंचा बोलना, अभी ये देखिए, ऊंचा बोलना, अपनी शक्ति की अपेक्षा अधिक शारीरिक श्रम करना, टॉकिंग एक्सेसिवली, टॉकिंग लाउडली, एक्सर्टिंग योर बॉडी, ये कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है मैम? जिनका वात बढ़ा होता है। नहीं, कौन से ग्रंथ में पढ़ा है आपने? अत्याहार प्रयास प्रजल्प, बाधक तत्व। हाँ, तो यहाँ भी सेम कहा गया है। जब आप बहुत ज्यादा में पढ़ा था, तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं, या हम लोग खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, सो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो यहाँ पे उसका रीजन दिया है कि वात बढ़ता है उससे आपका, इसलिए आप मत कीजिए, जो बाधक तत्व है। रूखे, तिक्त, कसैले और रसयुक्त पदार्थों की अधिकता, व्हेन यू कंज्यूम अ लॉट ऑफ ड्राई, बिटर, सार फूड, तब वात बढ़ता है। तो जब जिनकी एक्चुअली वात वाली बॉडी है, वात की अधिकता है, तो जब भी आप लोग खाना खाएंगे तो सी टू इट कि हैव अ दाल और समथिंग लिक्विड विद इट। कभी सूखा सूखा भोजन नहीं करना है कि चलो आज ने दाल नहीं बनाई या कुछ सूखी सब्जी खाई और रोटी खाई या भाकरी के, वो नहीं करना है। हाँ, आपका खाना कभी भी ड्राई नहीं होना चाहिए, ये ग्रंथों में भी बताया गया है। सो रूखे, तिक्त, कसैले और रसयुक्त आदि रसयुक्त पदार्थों की अधिकता, बहुत अधिक चिंता करना, डरना या उपवास, एक्सेसिव वरी, एंजाइटी, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग और फास्टिंग। अभी फास्टिंग में क्या होता है, ऑलरेडी वात किन 2 पंच महाभूतों से बने होते हैं, आप अगर याद हो तो मुझे बता दीजिए। आकाश और वायु। फास्टिंग में ऑलरेडी आकाश तत्व जो है वो ऑलरेडी पड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, राइट ना। वात वाले लोगों में ऑलरेडी वायु की अधिकता है। वात वालों ने अगर फास्टिंग किया, अगर उपवास किया, तो क्या होगा, आकाश तत्व और बढ़ेगा। तो उपवास से जब आकाश तत्व बढ़ता है तो क्या होगा, वात का और प्रकोप होगा। तो इसीलिए जो वात प्रधान लोग हैं, व्हेन योर वात इज अग्रीवेटेड और योर बॉडी इज वात टेंडेंसी, हैज अ वात टेंडेंसी, फास्टिंग उन लोगों ने अवॉइड करनी चाहिए। अधिक मात्रा में भोजन करना, अधिक ठंडा भोजन करना, ये भी हमको ग्रंथों में बताया दैट यू शुड नेवर ईट फूड दैट इज कोल्ड, ऑलवेज ईट वार्म फूड। हमेशा थोड़ा सा वार्म फूड ही लेना चाहिए, कोई भी हेवी या हार्ड टू डाइजेस्ट फूड नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में इन कारणों के बिना भी वात का प्रकोप स्वाभाविक रूप से ही होता है। सो इन रेनी सीजन, हम लोग सीजन्स के बारे में भी सीखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं कि रेनी सीजन में ना, हर एक सीजन में एक दोष का प्रकोप होता है ना, बढ़ता है, नेचुरल है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस, ऋतु के हिसाब से। तो वर्षा ऋतु में, दैट मीन्स इन रेनी सीजन, वात का प्रकोप होता है, ठीक है। वात हमेशा वैसे भी बढ़ता है, तो वात यानी क्या, तो ड्राइनेस जनरेट होती है स्किन में, बॉडी में। ऊपर से अगर हम लोग ड्राई फूड खाएंगे तो और तकलीफ होती है। इसीलिए बारिश के मौसम में हम लोग ज्यादा तले हुए चीजें या फिर घी वाली चीजें ज्यादा कंज्यूम करनी चाहिए हम लोगों ने।
अंडरस्टूड? वर्षा ऋतु में इन रेनी सीजन यू शुड कंज्यूम मोर ऑफ फूड्स दैट आर ऑयली, ऑयली यानी घी से या थोड़े तले हुए या जिसमें जो ड्राई नहीं है, उस तरीके के, उन तरीकों के फूड आपने कंज्यूम करने हैं। ठीक है, बस इतना करके हम लोग रुक जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड वात। अभी वात प्रकोप हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वात प्रकोपित होने से वात के गुणों में वृद्धि होती है। तो जो भी वात के सिम्टम्स हम लोगों ने देखे थे, जो यहाँ पे भी मैंने लिखे हैं, रुक्षता, शीतलता, लघुता, सूक्ष्मता, चंचलता, जो हम लोगों ने टेबल में ऊपर देखे, ऑल दोज क्वालिटीज ऑफ वात, उनका प्रकोप होता है, वो दे इंक्रीज। तो आपको ज्यादा ड्राइनेस फील होगा, योर माइंड विल कॉन्स्टेंटली कीप ऑन वॉन्डरिंग, मन स्थिर नहीं रहेगा आपका। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा दिख के आएगी। ओके, अभी ये मैंने ना, मैं आपको पीडीएफ भेज देती हूँ, ये इन जनरल मैंने डाला है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लाइक पूछा नहीं जाता है, बट मैंने बस एक डाल दिया है कि जो हमने पंच प्राण देखे थे उनका थोड़ा सा इन डिटेल प्लेस, उनका फंक्शन, और जब वो अग्रीवेट होते हैं या उनका जब प्रकोप होता है तो क्या होता है, ये मैंने डाला है। तो हमको पता है प्राण, जो पंच प्राण है, तो उनकी जगह कौन सी है, आप एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में अभी तक तो पूछा नहीं गया है, बट थोड़ा सा एक हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए, इसीलिए। जैसे उपनिषदों में ये पंच प्राण है, तो वहां पे भी पंच प्राण की जगह अलग अलग बताई गई है, उनके कार्य भी बताए गए हैं। तो आप देखिए कि वहां पे क्या बताए हैं, यहाँ पे क्या बताए हैं। ठीक है, सिर्फ एक बार देख लीजिए, बहुत अलग नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है।